हाँ जी बेटा, ये आपकी पीडीएफ आ गई है सामने। चैप्टर है ये आपका, दूसरा चैप्टर है। और इसको थोड़ा सा मूव करके देखते हैं, अगर हो जाता है तो। रोटेट होने में दिक्कत हो रही है। चलिए, तो ये पार्ट है थोड़ा सा इसकी समरी जो है वो मैं बता रही हूँ आपको। ये समरी के रूप में ही आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। कृतिका का दूसरा पार्ट है, नाम है झाज पंचम की नाक, और ये लिखा है कमलेश्वर जी ने, ठीक है। राइटर हैं ये इसके कमलेश्वर जी। लेखक परिचय हमारी किसी भी पाठ्य पुस्तक में या पेपर में नहीं पूछा जाता है, दिया हुआ है लेकिन पूछा नहीं जाता। ना रचनाएं पूछी जाती है, ना कहानी संग्रह पूछा जाता है। पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? पाठ परिचय पूछा जाता है। तो पाठ जो परिचय है उसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि प्रस्तुत व्यंग कथा में दर्शाया गया है। ये जो पाठ है ये एक व्यंग है। अच्छा, व्यंग क्या होता है? व्यंग होता है कि बात के माध्यम से, कथन के माध्यम से किसी व्यक्ति को कटु सत्य बात कहना, यानी कड़वा कहना, ठीक है। व्यंग ताने मारकर बात कहना। तो ये भी पाठ किसी ऐसी बात की ओर इशारा करता है जो व्यंग है, उन पर कटाक्ष किया गया है, उन पर ताना मारा गया है। अब किन पर ताना मारा गया है या किन पर ये कटाक्ष किया गया है, किन पर ये व्यंग किया गया है, ये हम पाठ में पढ़ेंगे। तो नाक जो है वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा की द्योतक है। द्योतक का मतलब होता है सूचक, प्रतीक है। नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा की सूचक है। द्योतक का मतलब होता है सूचक है। अच्छा, आपको भी ये लगता होगा ना कभी कभी, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। मुझे भी लगता है कि मेरे बच्चे मेरी नाक नहीं कटवाएंगे, ठीक है, रिजल्ट अच्छा देंगे। तो बेटा सब जो व्यक्ति हैं इस समाज में, कल भी हमने पढ़ा कि मान सम्मान जो है वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। हर कोई पाना चाहता है। उससे पहले हमने मनु भंडारी में पढ़ा कि उसके पिताजी भी मान सम्मान पाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो हर व्यक्ति इस संसार में अपनी नाक बचाने के लिए, यानी अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपना मान सम्मान बचाने के लिए पूरी पूरी कोशिश करता है। और नाक हमारी मान सम्मान और प्रतिष्ठा की सूचक है। यानी कि नाक को हम क्या मानते हैं? प्रतिष्ठा, यानी नाक है तो समाज में हमारी इज्जत है। कई लोगों को आपने सुना होगा, नाक पे बहुत सारे मुहावरे भी हैं कि नाक पर मक्खी ना बैठने देना, अर्थात मान सम्मान पर चोट ना आने देना, ठीक है, हानि ना आने देना। नाको चने चबाना, ठीक है, नाक में दम करके रखना, ठीक है। नाक काटना और नाक कटवाना दोनों अलग अलग है, ठीक है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि नाक पे बहुत सारे मुहावरे हमारे बने हैं। तो क्या सच में ही आपकी नाक भी मान सम्मान की प्रतीक होती है? यानी कि ये मत समझिए कि इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है कि नाक तो सिर्फ क्या है, चेहरे की बनावट के लिए ही होती है। नहीं, नाक रखना, ठीक है, और नाको छने चबाना और नाक में दम करना और नाक कटवाना और नाक काटना, ये अलग अलग मुहावरे हैं, ठीक है, जो सिर्फ नाक पर ही बने हैं। तो नाक जो है बेटा वो मान सम्मान की प्रतीक है। ये है कि जिसकी जितनी बड़ी नाक होगी उसका उतना ही बड़ा समाज में सम्मान होगा। अब ये तो है नहीं कि आप इंच टेप लेके नापेंगे कि नाक बड़ी है कि छोटी है, ऐसा नहीं बेटा। यानी कहने का मतलब जिस व्यक्ति का जितना समाज में मान सम्मान है, जितना ज्यादा होगा, उसकी नाक उतनी ही बड़ी होगी, अर्थात समाज में उस व्यक्ति का सम्मान उतना ही बड़ा होगा। इसका मतलब है नाक का मान सम्मान। नाक बड़ी होने का मतलब ये नहीं है कि शारीरिक रूप से जो मुख पर जो नाक लगी है वो लंबाई में बड़ी हो तो नाक बड़ी होती है, ऐसा नहीं है। नाक का मतलब है आपने समाज में जो मान सम्मान प्रतिष्ठा जो प्राप्त की है वो कितनी है। जितनी होगी उतनी ही बड़ी नाक होगी। और कई बार आ भी जाता है कि तूने तो मेरी नाक ही कटवा दी, ठीक है, यानी कि ऐसा काम कर दिया जिसके कारण मुझे समाज में नीचा देखना पड़ रहा है। कल परसों आपने पढ़ा मनु भंडारी में कि ये लड़की मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, मेरी नाक कटवा के रहेगी, है ना। तो क्या नाक कटवाना मतलब है मतलब शर्मिंदगी महसूस करना, समाज में बेइज्जत महसूस करना, ठीक है, लोग उसे हीन भावना से देखें। तो वास्तव में हर व्यक्ति क्या बचाना चाहता है? अपनी नाक बचाना चाहता है, अपना सम्मान बचाना चाहता है।
ये जो कथा है सरकारी व्यवस्था पर करारी चोट करते हुए सत्ता से जुड़े लोगों की, यानी कि ये जो कहानी आप पढ़ेंगे ये सरकारी व्यवस्था का मतलब होता है बेटा जो सरकारी कामकाज होते हैं, जो सरकार के द्वारा चलाए गए जो काम होते हैं, जो व्यवस्था बनाई जाती है, जो मैनेजमेंट किया जाता है सरकार के द्वारा, भाई इस तरह से होगा, उस पर भी करारी चोट करती है। करारी चोट का मतलब उस पर भी ताने मारती है ये कहानी, उन लोगों की भी पोल खोलती है जो सरकारी व्यवस्था को संभालते हैं, उन पर भी, और उनसे जुड़े लोगों की, जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, चाहे वो कुछ कोई भी हो, सरकार से जो इनकम ले रहे हैं वो सब सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, जो बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा पद क्यों ना हो। तो ऐसी सरकारी व्यवस्था पर भी उसने ताना मारा है, और उनसे जुड़े हुए जितने भी ऑफिसर हैं, लोग हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों की उपनिवेशी मानसिकता पर, उपनिवेशी मानसिकता का मतलब है कि अपने देश की बजाय बाहर देश की जो बढ़ावा देने की जो प्रवृत्ति है, जो व्यापार बढ़ाने की जो प्रवृत्ति है, उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। कहते उसकी मानसिकता हमारी ऐसी बन गई है कि हम अपनी नहीं दूसरों की देखा देखी ज्यादा करें, और विदेशी आकर्षण पर तीखा प्रहार करती है, यानी कि विदेश का आकर्षण, यानी विदेश में लोग कैसे रहते हैं, हम अपनी भारतीय संस्कृति को नहीं देखते। हम क्या सोचते हैं, जो वेस्टर्न जो कपड़े होते हैं, जो वेस्टर्न जो कल्चर होता है, जो पाश्चात्य जो कल्चर होता है, उस पर हमारा ध्यान ज्यादा जाता है, हम उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, हमें वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, हम उसकी तरफ आकर्षित होकर उन्हें अपनाने की कोशिश करते हैं। तो उस पर भी प्रहार किया है किसने, लेखक ने, ठीक है, यानी ये कहा है लेखक ने कि नाक जो है मान सम्मान की प्रतीक है। ये कहानी आपको सरकारी व्यवस्था यानी सरकारी कामकाज कैसे होता है उसके बारे में बताएगी, उनसे जुड़े हुए लोगों के व्यवहार के बारे में बताएगी कि उनकी सोच कैसी है, ठीक है, और ये भी बताएगी कि विदेशी जो आकर्षण है, विदेश की तरफ जो आपका झुकाव है कि हम बाहर पढ़ने जाएं विदेश में, हम विदेश जैसे रहें, हम विदेशी लोगों की तरह दिखे, ये जो आपका अट्रैक्शन है विदेश की तरफ या बाह्य आकर्षण जो है, ये क्या है, हानिकारक है, ये बताने की उसने कोशिश की है। अब चलते हैं पाठ पर। पाठ कह रहा है कि यहाँ पर शॉर्ट समरी दे रखी है, तो आप बुक है तो अगर आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। चल, पाठ का सार, रानी एलिजाबेथ का भारत में आगमन, आगमन का मतलब आना, ठीक है, यानी रानी एलिजाबेथ जो है वो भारत आ रही हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री हमारे भारत में आते रहते हैं, ठीक है, आज उसका दौरा है, आज इसका दौरा है, क्यों, क्योंकि हम जो है एक देश दूसरे देश का पड़ोसी है, जैसे हम पड़ोसी को चाय पानी पे बुलाते हैं, इसी तरह से दूसरे देश के लोग भी हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं। तो रानी जो एलिजाबेथ है वो इंग्लैंड की महारानी है, ठीक है, और वो जो है वो भारत आ रही है। इंग्लैंड की महारानी जिसे जो वहां का राजकाज संभालती थी, वो भारत आने की मतलब उन्होंने पहल की है, भारत ने उन्हें बुलाया नहीं है, बस वो भारत आ रही हैं, दौरे पर ऐसे ही घूमने आ रही हैं। कहते बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, ठीक है, नाम था उसका एलिजाबेथ, और अपने पति के साथ, ठीक है, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही हिंदुस्तान आने वाली थी, यानी कि रानी एलिजाबेथ जो इंग्लैंड की है वो भारत में अपने पति के साथ आ रही हैं। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही है, यानी कि कोई भी विदेशी महान हस्ती अगर भारत में आती है तो अखबारों में छपती है, खबर छप जाती है कि आपकी बार जो है 26 जनवरी पर ये देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो है वो झंडा फहराएंगे, ठीक है, आज इस देश के प्रधानमंत्री ने भारत का दौरा किया, तो ये खबरें अखबारों में छपती हैं। तो रानी एलिजाबेथ जब भारत आ रही है अपने पति के साथ, तो अखबारों में उनके आने की खबरें भी छप रही हैं। शाही दौरे के लिए जो तैयारियां हो रही हैं, शाही दौरा क्यों कहा गया है, क्योंकि रानी एलिजाबेथ इंग्लैंड की है और इंग्लैंड ने अर्थात ब्रिटिश शासन ने हमारे भारत पर क्या किया है,
शासन किया है, तो वो शाही तरीके से रहते थे, तो उनका जो दौरा है वो भी शाही तरीके का होगा, अर्थात रहन सहन बहुत स्टैंडर्ड का होगा। और वैसे भी वो तो विदेशी हैं, ठीक है, तो विदेशों के हम भारतीय लोग क्या मानते हैं कि ये लोग ज्यादा स्टैंडर्ड से रहते हैं, ज्यादा मतलब इनका दिखावा जो है हमसे कहीं ज्यादा है, रहन सहन काफी अच्छा है। तो रानी एलिजाबेथ भी शाही दौरे पर जब आ रही हैं, तो भारत के दौरे पर जब आ रही हैं, तो भारत के दौरे पर आने से पहले क्या करते हैं, तैयारियां शुरू करते हैं। जैसे आपके घर में भी कोई पड़ोसी ये कहे भाई आज मैं शाम को चाय पे आ रहा हूँ, ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों ही आ रहे हैं, बच्चे विद बच्चों के साथ आ रहे हैं, तो आप उनके आने की व्यवस्था करते हैं, ठीक है, अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है, सजाते हैं और खाने पीने की व्यवस्था भी करते हैं, ठीक है, चाय पानी अच्छे से होनी चाहिए, नाक नहीं कटनी चाहिए, पहली बार आप पड़ोसी को चाय पे बुला रहे हो, ठीक है, कि या फिर कहीं बाहर शहर में रहते हो तो वहां पर आपकी जान पहचान नहीं है, तो पहली बार जब आप किसी के घर जाते हो तो आपकी आवभगत अच्छी होती है। या कोई हमारे रिश्तेदार भी अगर घर पे आता है, ठीक है, मेहमान भी अगर घर पे आता है, तो मेहमान नवाजी जो होती है वो ढंग से ही होनी चाहिए। तो इसलिए रानी एलिजाबेथ मेहमान की तरह ही है और शाही दौरे पर आने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, ठीक है, भारत जो है उसके आने की तैयारियों में जुट गया है। उनकी खबरों से समाचार भरे पड़े हैं, यानी जितने भी समाचार पत्र हैं, और समाचार पत्रों में कोई खबर नहीं आ रही है कुछ दिनों से। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि बस जब से रानी एलिजाबेथ के आने की खबर भारत को मिली है, तो भारत के अखबार या मीडिया या टीवी सभी पर यही न्यूज दिखाई जा रही है, पन्ने भरे गए हैं, रंगे गए हैं, ठीक है, दो दो तीन तीन पेज पे ये बताया गया रानी एलिजाबेथ आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब ये तैयारियां चल रही है, वो तैयारियां चल रही हैं, यानी अखबारों में सिर्फ इनके अलावा कोई खबर ही नहीं थी। जैसे कोरोना काल में आपने देखा, कोरोना काल में पिछले साल से और अब तक भी रोज यही खबरें, कोरोना में कितने मरे, कितने नहीं मरे, कौन ठीक हुए, कितने ठीक हुए, ये हुआ वो हुआ, यानी कि बस कोरोना की खबरें। तो इसी तरह से रानी एलिजाबेथ के आने पर भी अखबारों में सिर्फ सिर्फ उनके अलावा दो चार खबरों के अलावा उन्हीं की खबरें ज्यादा छपती थी। रानी के दर्जी की परेशानी थी कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेगी, ठीक है। अब देखो, महारानी है वो इंग्लैंड की, ठीक है, और जब बड़े लोग होते हैं, यानी जो महान हस्तियां होती हैं, जो चर्चित हस्तियां होती हैं, जो सेलिब्रिटीज होती हैं, उनके दर्जी भी कुछ स्पेशल होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, उनके स्पेशल दर्जी होते हैं, मेंटेन करने वाले, उनकी ड्रेसअप करने वाले, ठीक है, उनको बहुत अच्छे से संवारने सजाने वाले उनके दर्जी जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, नामी होते हैं, ठीक है। तो रानी एलिजाबेथ जब भारत आ रही है, ये पता चला दर्जी को कि रानी एलिजाबेथ भारत जाएगी, तो नेचुरल है उसकी ड्रेस उसे तैयार करनी थी। तो कहते वो हिंदुस्तान भी जाएंगी, पाकिस्तान भी जाएंगी, नेपाल का भी दौरा करेंगी, तो वहां क्या पहनेंगी, ठीक है, कब क्या पहनेंगी, यानी कि भारत में कौन सी ड्रेस, कैसे कलर की हो, कैसा डिजाइन हो, ठीक है, ये सारी चीजें। अब बेचारा दर्जी परेशान, कैसी ड्रेस बनाऊं। अब महारानी ने तो कह दिया कि मेरे कपड़े तैयार कर देना, मैं भारत दौरे पर निकल रही हूँ। अब बेचारा दर्जी इसलिए परेशान कि इतनी नामी, मतलब इंग्लैंड की महारानी के कपड़े बना रहा है वो। जैसे आपके यहाँ होता है कि भाई आपके यहाँ घर में शादी है, दूल्हे और दुल्हन की जो ड्रेस है वो सबसे अट्रैक्टिव होनी चाहिए, सबसे स्पेशल होनी चाहिए, तो आप बेस्ट से बेस्ट जो है बुटीक वाला ढूंढते हो, ठीक है, और वो बुटीक वाला आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाकर भी देता है, और नामी से बढ़िया सर्च करोगे भी कौन सा टेलर सबसे ज्यादा मतलब अच्छी ड्रेस बनाता है। तो इसी तरह से उस दर्जी को भी ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको रानी एलिजाबेथ की ड्रेस तैयार करनी है। अब बेचारा परेशान कि कुछ अलग बनाऊं, आकर्षक बनाऊं, जिससे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल के जब लोग देखें रानी की ड्रेस को, क्योंकि वो तो महारानी है ना, तो महारानी कैसी लगेगी उस ड्रेस में। तो पहला इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, ठीक है, यानी फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट। क्यों? क्योंकि पहला ही आकर्षण, यानी कि पहली ही नजर में, जैसे आप दुल्हन को वैसे तो नॉर्मल रूप में देखते हो, लड़कियों की शादी होती है, लेकिन जिस दिन उसका गेटअप दुल्हन का होता है उस दिन तो कुछ खास विशेष ही नजर आती है या नजर आता है। तो ऐसे ही दर्जी की भी ये इच्छा थी कि उस दिन जब रानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर जाएगी तो कुछ अलग लगनी चाहिए, सबसे अलग। क्यों? क्योंकि वो तो रानी है, ठीक है, और इतनी बड़ी
मतलब इंग्लैंड की महारानी सामान्य कपड़े तो नहीं पहनेगी, तो दर्जी इसलिए परेशान था कि कुछ ऐसा बनाऊं, ठीक है, ऐसी आकर्षक और मतलब सुंदर ड्रेस बनाऊं कि सब देखते रह जाएं। क्यों? क्योंकि मान सम्मान का सवाल है, ठीक है, आन बान शान का सवाल है। किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का पता कई बार उसकी वेशभूषा से भी लग जाता है। क्योंकि जैसे कपड़े या जैसे गेटअप में आप जाते हो तो आपको लगता देखते ही लग जाता है कि ये बंदा स्टैंडर्ड का है या बेस मतलब सामान्य दर्जे का है या निम्न वर्ग का है, तो उसके ड्रेस सेंस से भी हम अंदाजा लगा लेते हैं। तो इसलिए दर्जी ये परेशान था कि रानी की ड्रेस कैसी बनाऊं, कैसे कलर की बनाऊं, कैसे कपड़े की बनाऊं, कैसा डिजाइन बनाऊं। क्यों? क्योंकि वो नामी था। और मान लो कोई भी जरा सी भी गलती हो जाती उस दर्जी से, ठीक है, तो वो तो इंग्लैंड की महारानी थी, तो नौकरी से भी बर्खास्त कर सकती थी, उसको हटा सकती थी, ठीक है। उसको ये भी था, परेशान इसलिए भी था कि अगर मैंने अच्छी सी ड्रेस बना दी, ठीक है, तो उसका मेहनताना भी तो बढ़ेगा, उसकी सैलरी भी बढ़ेगी, उसका नाम भी होगा कि रानी एलिजाबेथ ने फला दर्जी से इतनी आकर्षक जो है ड्रेस बनवाई है, ठीक है, तो लोग उसके ग्राहक बढ़ेंगे। तो इस तरह से दर्जी ऐसा होता है कि मतलब अपनी पर्सनैलिटी को बढ़ाने के लिए भी शायद वो परेशान हो कि मैं कैसे क्या बनाऊं, ठीक है। अब क्या हुआ, यानी कि रानी दर्जी की परेशानी है कि रानी एलिजाबेथ जब भारत के दौरे पर जाएगी तो उसकी ड्रेस कैसी होनी चाहिए। उनका सेक्रेटरी, किनका सेक्रेटरी? रानी एलिजाबेथ का, ठीक है, जो जासूस भी था, यानी कि इंक्वायरी भी कर सकते हैं वो लोग कि पहले भारत दौरे पर जब जाएंगी तो पहले हम चेक करके आएंगे। तो उनके सेक्रेटरी, उनके जासूस पहले ही भारत का दौरा करने वाला था, यानी कि पहले भारत में आने वाले थे कि पहले हम जाएंगे फिर आप जाना, ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई भी 15 अगस्त की तैयारी, 26 जनवरी की तैयारी कुछ भी चल रही होती है तो उससे पहले आपके डीसी बीओ ये सारे जो है चेक करने आते हैं कि भाई शहर में जो कार्यक्रम है वो सही तरह से हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करने एक दिन पहले रिहर्सल की जाती है, देखा जाता है सही है कि नहीं है। इसी तरह से उसके सेक्रेटरी और जासूस भी पहले ही भारत दौरे पर आने वाले थे। नया जमाना था, यानी कि मतलब मॉडर्न जमाना आ गया था उस समय, कहते जमाना था इसलिए फोटोग्राफर की भी फौज तैयार हो रही थी। यानी कि आपने देखा होगा कोई भी बड़ा महान हस्ती जब किसी सड़क से गुजरती है या उससे गुजरती है तो फोटोग्राफर वाले, मीडिया वाले, अखबार वाले, न्यूज चैनल वाले सारे फोटोग्राफरों की क्या जमा हो जाती है, भीड़ खड़ी हो जाती है, ठीक है। और वो फटाफट फोटो खींच लेते, सुंदर से सुंदर फोटो खींचते हैं, सुंदर से सुंदर न्यूज बनाते हैं, अच्छी अच्छी मतलब वहां से फोटो लेके क्यों? क्योंकि उन्हें अखबार में छापनी होती है, क्यों? क्योंकि उन्हें टीवी पर दिखानी होती है, क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं अपने फोटो स्टूडियो में लगानी होती है कि देखिए मेरा ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैंने रानी एलिजाबेथ की फोटो अपने फोटोग्राफ अपने उससे खींची हुई है, तो वो अपने उसमें भी लगाते हैं। तो इन सब का क्या होता है बेटा? व्यापार होता है। एक बड़ी महान हस्ती जब शहर में आती है तो उसकी आने की तैयारी में कितना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी लोग आ जाए फटाफट आनन फानन सारी तैयारियां हो जाती हैं, ठीक है। आगे, इंग्लैंड के अखबारों में छपी खबरें अगले दिन हिंदुस्तान में नजर आती हैं, यानी इंग्लैंड में भी ये खबरें छप रही हैं कि रानी एलिजाबेथ भारत के दौरे पर जा रही है। जैसे हमारे यहाँ छप जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो विदेशी दौरे पर जाएंगे, ठीक है। कौन कौन जाएगा, कैसे जाएंगे, किस मामले में जाएंगे, कैसे जाएगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ बैठेगा, क्या पहनेगा, ये सारी चीजें छपती हैं। उसी तरह से इंग्लैंड में भी ये रोज खबरें छप रही थी, और जो खबरें वहां पर छप रही थी उन्हीं की कट पेस्ट करके यानी कॉपी करके हिंदुस्तान में भी वैसी की वैसी खबरें छाप रहे थे। जैसे आपने देखा होगा कई बार अखबारों में देते हैं कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान में इस तरह से माओवादी ने इस तरह से मतलब वहां पर आतंक फैला रखा है, या ये दो ग्रुप गुट या ग्रह जो सॉरी ग्रुप जो है पकड़े गए हैं, तो उनकी फोटो दिखाते हैं। तो वो फोटो बेटा हम थोड़ी खींचते हैं, वहां के फोटोग्राफर खींचते हैं और वहां के अखबारों में छपती है। तो हमारे जो फोटोग्राफर होते हैं, मीडिया वाले होते हैं, उन्हीं फोटो को खींचकर हमारे अखबार में छाप देते हैं। तो इस तरह से एक देश की खबरें दूसरे देश में छपती रहती हैं। रानी ने नीले रंग का सूट बनवाया है, यानी कलर भी पूछ लिया। हालांकि यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले नहीं है आपके, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि रानी ने नीले कलर का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है, ठीक है। यानी रानी ने नीले कलर का सूट सेलेक्ट किया कि मेरा कलर नीला होना चाहिए सूट का, ड्रेस का, और उसका रेशमी कपड़ा। अब आपको ये तो पता ही है कि भारत जो है वो रेशम का व्यापार शुरू से ही करता आया है,
ठीक है। भारत जैसा देश जो रेशमी व्यापार पहले मतलब इंग्लैंड के ज़माने से ही करता है, या 100 साल 200 साल पहले ऐसा होता था कि यहाँ से ही रेशम जाता था, रेशम का कपड़ा बनकर जाता था, और रेशम का कपड़ा भारत की एक पहचान है। सूती भी है, खादी भी है, लेकिन उस समय रेशम भी बहुत था। तो रानी ने जिस कपड़े मतलब रेशम के कपड़े से जो ड्रेस बनवाई है वो नीले कलर की है, अर्थात हिंदुस्तान से ही वो कपड़ा मंगवाया। हम भी कह देते हैं भाई आप कपड़े आप कहाँ से खरीद के लाए? जी दिल्ली से खरीद के लाए, जी रोहतक से खरीद के लाए, जी जयपुर से खरीद के लाए, कोई कहता है मैं अजमेर से खरीद के लाया हूँ ये ड्रेस। तो वो ऐसे ही रानी जो ड्रेस पहनेगी उसका कपड़ा कहाँ से गया? हिंदुस्तान से ही गया था। 400 पौंड उस सूट पर खर्च आ गया है। 400 पौंड का मतलब लगभग 5,000 रुपए। ठीक है। उस समय जिस समय देश आजाद हो गया था उस समय सन 47 यानी कि 1900 की बात है, सन 1900 के आसपास की बात है। तो उस समय 5,000 रुपए बहुत मायने रखते थे। आजकल 5,000 रुपए में आपकी नॉर्मल सी ड्रेस आती है, ठीक है, लेकिन उस जमाने में 5,000 रुपए बड़ी चीज थी। तो रानी ने 400 पौंड का सूट बनवाया है जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए आई है। रानी की जन्म पत्री भी छपी है। जन्म पत्री का मतलब कि रानी का ये भी छपा है कि कहाँ जन्म हुआ, कहाँ पढ़ी, कैसे हुआ, ये है, शादी कहाँ हुई, ये सारी चीजें। यानी कि आपने देखा होगा जब नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बने तो उस समय भी अखबारों में उनकी मतलब एड़ी से लेकर चोटी तक सारी चीजें यह उनका बखान किया गया कि उनकी जमीन से लेकर कर्म भूमि से लेकर जन्मभूमि तक उनका बखान किया जाता है। ठीक है। तो उसके सारी चीजें बताने की कोशिश की जाती है। तो रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री के बारे में भी छपा, इस नाम की है, ये उनका ग्रह है, ये शुभ है, ये अशुभ है, ये रंग है, ये वो है, सारी चीजें अखबारों में छप रही थी। प्रिंस फिलिप के कारनामे भी छपे, यानी कि रानी एलिजाबेथ के प्रिंस फिलिप के साथ जो भी संबंध रहे उनके बारे में भी छापा गया, अर्थात निजी पर्सनल लाइफ के बारे में भी उनको मतलब ऐसी बातें छापी गई। उनके नौकरों के बारे में छप रहा था अखबारों में। ठीक है। वरना रानी के बारे में छापते, लेकिन नौकर कैसे होते हैं, क्या खाते हैं, कैसे बनाते हैं, कैसे रहते हैं, यानी उनका नौकर का भी स्टैंडर्ड है उनका। यानी महारानी जो है उनके घर में जो नौकर काम करते हैं उनके बारे में भी छापा गया। नौकरों के बारे में, खाना पकाने वाले खान मासों के बारे में और अंगरक्षकों की पूरी पूरी जीवनी देखने में आई। यानी जो भी उनके अंगरक्षक हैं, यानी कि जो सिक्योरिटी गार्ड है, उनकी भी पूरी पूरी कहानी दे रखी है। कौन सिक्योरिटी गार्ड कहाँ का है, क्या करता है, क्या रुतबा है उसका, क्या उसका मतलब पर्सनैलिटी है उसकी, यानी हर चीज के बारे में छप रहा था। यहाँ तक कि शाही महल में रहने वाले, यानी उस शाही महल में रानी थी ना, तो रानी का भी महल होगा, तो रानी शाही महल में रहने वाले और पलने वाले कुत्तों तक के बारे में भी अखबार में छप रहा था। यानी कि उन्होंने कौन सी ब्रांड का कुत्ता पाल रखा है, क्या खाता है, कौन केयर करता है उसकी, इतना। यानी कि छोटी से छोटी बात भी अखबार में छप रही थी। यानी अखबारों के पन्ने रंगे जा रहे थे, चारों तरफ बड़ी धूम मची हुई थी। यानी चारों तरफ मतलब एक नगाड़ा जैसे बजता ना, ऐसे ही चारों तरफ एक ही मतलब यही साउंड दिखाई दे रही थी, यही सबके जबान पर यही बात थी कि रानी एलिजाबेथ आ रही है, भारत भारत रानी एलिजाबेथ आ रही है। ठीक है। रानी एलिजाबेथ भारत आ रही है, यानी ऐसा लग रहा था जैसे बहुत महान चीज आ रही हो, जबकि थी तो सामान्य महिला ही। ठीक है। एक शासक ही तो थी, लेकिन उसके बावजूद भी भारतवासी उसे बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिख रहे थे। अखबारों में बहुत छापा जा रहा था, मीडिया वाले बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे रानी ही है कुछ और यहाँ पर और तो कुछ है ही नहीं। तो यानी चारों तरफ बड़ी धूम मची हुई थी, जैसे बारात आती है ना, सिर्फ दूल्हे के लिए जो कुछ अफरा तफरी जो मचती है, किसी का ध्यान नहीं रहता, बस दूल्हे को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दुल्हन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इसी तरह से रानी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चारों तरफ उसकी खबरें छप रही थी, ये है वो है, हर चीज का ख्याल रखा जा रहा था। राजधानी में खूब तहलका मचा हुआ था। राजधानी मतलब दिल्ली, जो दिल्ली आने वाली थी ना, तो कहते हैं राजधानी में खूब तहलका मचा हुआ था, यानी कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी, आनन फानन बहुत कुछ हो रहा था, फटाफट किए जा रहे थे सब कुछ। क्या कि रानी एलिजाबेथ के आने पर सड़कें साफ हो रही थी, रंग पोत किए जा रहे थे, लाइटें लगाई जा रही थी, गमले लगाए, फवारे ठीक किए जा रहे थे। ठीक है। उनके रहने सहने का व्यवस्था की जा रही थी, मतलब खाने पीने की चीजें मंगवाई जा रही थी, आशियाने बन रहे थे,
फ्लैक्स बोर्ड बन रहे थे और उनपे जहाँ से गुजरना था वहां पर क्या है व्हाइट पट्टी बिछा दी गई थी। मान लीजिए कोई भी अधिकारी या नेता या कोई भी बड़ा अधिकारी जब आपके इधर से गांव से निकलता है, शहर से निकलता है, तो उस समय कैसा हाल होता है, ठीक है। ट्रैफिक जाम कर दिया जाता है, ठीक है, बैरिकेड्स लगा दिए जाते हैं, पुलिस प्रशासन खड़ा रहता है, तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाता है कि आज कुछ होने वाला है। तो इसी तरह से रानी के आने पर भी दिल्ली में इसी तरह से हो रहा था। रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी। यानी कहां पर उतरना है उसे? पालम के हवाई अड्डे पर उतरना है। तो आपने कभी ना देखा हो कि दिल्ली में हवाई अड्डा कहाँ है, तो पालम मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, इसलिए कुछ तो होना ही चाहिए। यानी कि दिल्ली में कदम रखेगी, एक महारानी के कदम, इंग्लैंड की महारानी के कदम भारत में आए पड़ेंगे, तो वो तो मतलब ऐसा लगे कि बस जैसे भारतवासी तो हथेली बिछाने के लिए तैयार है कि धरती पर भी कदम ना रखे, हमारी हथेली पर ही रख ले। इस तरह से स्वागत में जुटे हुए थे, पागल हो रहे थे उसके स्वागत के पीछे। बस किसी तरह से कोई भी कमी ना रह जाए, बस मतलब कुछ भी दाव पर लगाना पड़े लेकिन कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नाक का सवाल है, ठीक है। और देखते ही देखते नई दिल्ली की काया पलट होने लगी। और देखते ही देखते मतलब थोड़ा ही समय था, लेकिन देखते ही देखते रातों रात, दिन 2-3 दिन में ही आनन फानन दिल्ली कैसी हो गई? चकाचक हो गई, ठीक है। बिल्कुल श्रृंगार कर दिया गया दिल्ली का, अर्थात दिल्ली पूरी तरह से सजा दी गई। जैसे एक दुल्हन का मेकअप किया जाता है, उसी तरह से दिल्ली का हर कोना, जहां जहां से उसे गुजरना था, देखो हर कोई इलाका नहीं कह रही मैं, दिल्ली में जिस सड़क से, जिस हवाई अड्डे से जहां पर वो रुकेगी, उन उन स्थानों पर बिल्कुल चकाचक कर दिया। शीशे की तरह सड़कें चमक रही थी, दीवारें चमक रही थी, रंग रोगन हो गया था। यानी हर भारतवासी जो है उसकी मतलब जो प्रशासन है, सरकारी जो प्रशासन है, सरकारी जो अधिकारी हैं, उनकी आन बान शान में बचाने में, अपनी नाक बचाने में बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहते थे। जो भी कुछ करना था आनन फानन उन्होंने दिल्ली को चकाचक कर दिया। सड़कें नई हो गई, ठीक है, और दिल्ली जवान हो गई, ठीक है। जवान कैसे? जैसे आपने देखा होगा कि ये तो एक सिर्फ उदाहरण है, रियलिटी क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी ये एक उदाहरण है। मान लीजिए हमें कहीं शादी में जाना है, ठीक है, तो आपने बहुत सारी महिलाएं या ऐसी महिलाएं देखी होंगी जो थोड़ी सी बुजुर्ग हैं, ठीक है, और वो जब पार्लर में तैयार होकर आती हैं, बाहर जब निकलती हैं, तो आप पहचान नहीं पाओगे कि वो बुजुर्ग, बिल्कुल युवा दिखती हैं, यंग दिखती हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ा था कहाँ पर? प्रेमचंद जी के फटे जूते पर, ठीक है। प्रेमचंद जी के फटे जूते जब पाठ पढ़ा था, उसमें भी यही था कि जो इत्र जो है वो खुशबू नहीं देता, लेकिन हमारे क्या है, चेहरे को चमका देता है, तो चेहरा चमक जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही दिल्ली भी जो पुरानी थी, जिसका ढर्रा बिगड़ चुका था, जिसकी इमारतें खंडर हो चुकी थी, उनको पैच वर्क करके फटाफट उनकी रिपेयरिंग वगैरह करके लाइट सजा दी गई, रंग रोगन कर दी गई, बिल्कुल चकाचक कर दी गई, और सड़कें भी नई हो गई। इमारतों ने कोमल अंगी की तरह श्रृंगार किया। कोमल अंगी का मतलब होता है जैसे एक नई नवेली दुल्हन होती है, बिल्कुल सॉफ्ट लगती है वो, उसी तरह से अब जो दिल्ली है वो सज सवर कर इस तरह से हो गई थी कि मानो उसकी दीवार को भी अगर छू ले तो गंदी ना हो जाए, इतनी सुंदर उसे सजा दिया गया था। और ये सब किसके लिए हो रहा था? किसके लिए? सिर्फ एक रानी के लिए, ठीक है। और वो भी विदेशी महारानी एलिजाबेथ, ऐसे इंग्लैंड की महारानी, जिस इंग्लैंड ने हमारे भारत पर इतने लंबे समय तक शासन किया, इतने लंबे समय तक गुलाम बना के रखा, ऐसी रानी के लिए भारत जो है उसके तलवे चाटने पर जुटा हुआ था, उसकी जी हजूरी कर रहा था, उसकी शान शौकत में कोई कमी ना आ जाए, इसलिए अपनी नाक तक गिरवी रखने को तैयार था, यानी कुछ भी करने को तैयार था। और दिल्ली में इतना जो उसके आने पर खर्च हुआ होगा, आप खुद सोचो, कोई भी अधिकारी अगर आता है, कोई महान हस्ती जब वहां से गुजरती है, तो कितनों का खर्चा होता है। और ये खर्चा कहाँ से आता है? ये बेटा आम जनता का ही तो पैसा होता है, जिसे हम टैक्स के रूप में भरते हैं, ठीक है। लेकिन जनता का पैसा किस तरह से विदेशी लोगों पर खर्च किया जाता है, यहाँ पर लेखक ने सरकारी व्यवस्था पर इस तरह से सवाल उठाए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे हम कल। तो जितना पढ़ा दिया बड़े ध्यान से, जिनके पास किताबें हैं वो किताब से भी पढ़ लें, इसमें थोड़ी थोड़ी बीच में और स्टोरी रह गई है, वो आप पढ़ लेना। ये तो सिर्फ समरी है, लेकिन समरी में भी आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। ओके।
चलिए बेटा लीव कर दीजिए क्लास जल्दी से। हाँ जी, आपको कुछ पूछना है क्या?